अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सर खबर पर नजर। मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नमा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों पर तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे और खेल खेल के मैदान में और शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। तो मुल्की सियासत में बड़ी हलचल, नून और काफ में कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। 2 दहाइयों बाद मुस्लिम लीग के 2 सरबराहान की बड़ी बैठक हुई है। तो आगे बढ़ते हुए अहम खबर के हवाले से अपडेट करते हैं आपको कि कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। बड़ी मुलाकात हुई है और बड़ी मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है। नून लीग के सरबराह कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात के लिए ज़हूर पैलेस पहुंचे, जहां पर दोनों रहनुमाओं में इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन को 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की सीटों पर पेशकश कर दी है, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का मुतालबा भी कर दिया है। चौधरी शुजात हुसैन ने तीसरी सीट का मुतालबा हुसैन इलाही के लिए किया और सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय करने के लिए कमेटी भी कायम कर दी। हत्ती फैसला कमेटी करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नियो के नुमाइंदा खसूसी मोहसिन बिलाल। मोहसिन बिलाल, बताइएगा, बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ये 2 दहाइयों के बाद ये बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई, किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जी, मुलाकात में कुछ माजी के किस्से एक दूसरे के साथ शेयर किए गए और उसके अलावा जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। इससे पहले जो काफ लीग और मुस्लिम लीग नून की कमेटी बनी थी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अपने अपने कायदीन को दी थी कि किन किन हलकों में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ज़राए का ये कहना है कि जो सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से फ़िलहाल 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों का पेशकश की गई नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और चौधरी शुजात हुसैन ने आगे कुछ अपनी तजावीज़ रखी हैं। ज़राए का ये कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं हुसैन इलाही, जो तरीके अदम एतमाद के दिनों में मोनस इलाही के साथ इमरान खान के कैंप में चले गए थे, लेकिन जब तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई तब वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन जब पंजाब असम्बली तोड़ दी गई तो उसके बाद कुछ मुश्किलात जो चौधरी फैमिली है उनकी बनी, तो चौधरी शुजात हुसैन दोबारा काफ लीग का हिस्सा बन गए थे और हुसैन लाही भी काफ लीग में आ गए थे। तो अब उनकी एक कौमी असम्बली की नशिस्त का जो है वो कुछ मामला चल रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन और काफ लीग की जानिब से ये डिमांड भी की गई है। दूसरी जानिब नून लीग की ख्वाहिश थी कि जो काफ लीग है वो अब नून लीग में ज़म हो जाए, लेकिन इस तजवीज़ को ज़राए के मुताबिक मुस्तरद कर दिया गया है और काफ लीग के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया है कि हम अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं। तो एक नई डेवलपमेंट ये हुई थी कि जो दोनों सियासी घराने हैं उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनके तो आपस में काफ़ी ज़्यादा मरासम रहे हैं और कुछ सियासी इख्तलाफात हो गए थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन उनकी सियासत में है, जिस तरह अगर नवाज शरीफ फैमिली की बात की जाए तो मरियम नवाज़ लीड कर रही हैं और चौधरी शुजात हुसैन के जो फर्जंद हैं चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन, तो ये एक फैमिली वाइज भी इंटरेक्शन था, क्योंकि मरियम नवाज़ अब से पहले बताया ये गया है कि यहाँ पर किसी ऐसी सियासी बैठक का, बड़ी सियासी बैठक का हिस्सा नहीं बनी। जो आज पहली बार ये जो सियासी डेवलपमेंट हुई है उसका मरियम नवाज़ हिस्सा थी। उसके अलावा शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह थे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक थे और काफ लीग की जानिब से तारिक बशीर चीमा भी यहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा गुफ्तो शनीद हुई, जो सियासी मामलात थे उस पर भी बहस हुई। उसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन पहले भी नवाज शरीफ को ये मशवरा दे चुके हैं कि आप इस हिस्से
कि सबसे पुराने सियासतदान हैं, आपने सियासी मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर चलने की कैपेसिटी है और उस तरह की आपको पॉलिसीज बिल्कुल दरमियान में ये वाली बात हुई कि आपने कैपेसिटी आप बेहतर लेके चल सकते हैं। अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहसिन बिलाल, हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ एंकर पर्सन मौजूद हैं यशवीन जमाल और सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। यशवीन जमाल का रुख करते हैं। यशवीन साहिबा, ज़हूर पैलेस इस वक्त मुल्की सियासत का मरकज बन गया है, ये मुलाकात यकीनन बहुत अहमियत की हामिल है। सियासी मैदान में नून लीग की इस चाल को आप कैसे देखती हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि इस तरह की मुलाकात जो है वो चौधरी शहजाद साहब अपनी गुफ्तगू में पहले कुछ बातें ऐसी कर चुके हैं जो एक्सप्लेन करती हैं शायद इस तरह की मीटिंग को, क्योंकि चौधरी साहब हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान की सियासत नजरिया जरूरत के तहत चलती है। तो मेरा ख्याल है कि आज ये मीटिंग है, इससे ये साबित हुआ कि नजरिया जरूरत जब आड़े आ जाए तो फिर कोई भी माजी में कौन दोस्त था कौन दुश्मन था, जो मर्जी हिस्ट्री हो, फिर जो है सब कुछ भूल भुलाकर, जैसे आपने कहा कि फिर सियासत का मरकज आज जो है वो ज़हूर पैलेस है। चौधरी शहजाद हुसैन साहब जो है वो नजरिया जरूरत के तहत ही ये सब कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो नवाज शरीफ को गद्दार कहते रहे। तो गद्दारों से अगर मुलाकात करने की जरूरत पड़ जाए तो इससे ये साबित होता है कि अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, जो कि हमें पता है कि नहीं है। परवेज इलाही साहब की वजह से जो मामलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, चौधरी शहजाद साहब को खासी मुश्किलात का सामना है। उनको पता है कि जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है गुजरात का वो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि एक पिलर जो है वो उसके अंदर से मिसिंग है। और अगर आप ग्राउंड पर जाएं तो ग्राउंड पर कहीं ना कहीं, मुझे गुजरात की एग्जैक्ट डायनामिक्स नहीं पता, लेकिन मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहरहाल एक वोटर है, मकबूलियत है। तो चौधरी शहजाद साहब का चौधरी परवेज इलाही साहब का दूसरे कैंप में होना जाहिर है चौधरी शहजाद साहब के लिए और उनके साहबजादों के लिए जो है वो मुश्किल का बाइस बन रहा होगा, जिसकी वजह से ये मुलाकात करना पड़ी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी अगर बात करें तो पता नहीं वो कैसे भूल गए कि 1986 में भी अदम एतमाद लाने की कोशिश जो है वो चौधरी शहजाद साहब ने की थी उनके खिलाफ। 99 में जब हुकूमत को बर्खास्त किया गया तब भी यही चौधरी बरादरान थे जो मुशर्रफ साहब के साथ जाके मिल गए। फिर 2014 में भी नवाज शरीफ साहब अभी तक कहते हैं कि जो लंदन प्लान बनाया गया उसमें इनका कलीदी किरदार था। तो फिर ये सारा कुछ जो हुआ वो किस तरीके से भूल गए। 2016 में मुल्क दुश्मन कहा नवाज शरीफ को, गद्दार कहा नवाज शरीफ को, लेकिन मियां साहब जो है वो आज वहां पर चले गए। जो खबरें आ रही है वो यही है कि सीट एडजस्टमेंट का मामला है, सीट एडजस्टमेंट जो है वो की जाएगी। 2 सूबाई और दो जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं गुजरात की, उन दोनों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट जो है वो सुना है कि ऑन द कार्ड्स है। जो सूबाई असेंबली की दोनों नशिस्तें हैं वो चौधरी शाफे हुसैन जो है वो खुद लड़ना चाहते हैं, तो जाहिर है वो किसी किस्म की हिमायत, वो अपना, मैंने कहा ना कि वो जो अपना एक पिलर मिसिंग है उसको शायद कॉम्पनसेट करने के लिए नून लीग की जो भी थोड़ी बहुत वहां स्ट्रेंथ होगी उसको वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। ऑफकोर्स नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि जब हुकूमत इलेक्शंस हो जाएंगे, हुकूमत बनानी होगी, तो वज़ीर आज़म बनने के लिए वो जो 1-2 वोट्स होंगे वो उनके काम आएंगे। तो ये सिंपल आई थिंक बेसिक मैथ की कैलकुलेशन है जो की है दोनों सियासी जमातों ने, और माजी में जो कुछ एक दूसरे को कहा वो सब कुछ भूल गए। लेकिन एक सवाल में जरूर, बिल्कुल आपने सही कहा कि यशवीन माजी में जो कहा, माजी के जो हरीफ थे अब वो हलीफ बन चुके हैं। फवाद अहमद साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, सियासी मैदान में नून लीग की चाल को आप कैसे देखते हैं? और जैसा कि बताया गया कि 2 सीटों की बात हो रही है यहाँ पर, सीट एडजस्टमेंट की, सूबाई और 2 कौमी सीटों की, उसको आप कैसे देखते हैं? और कुछ साल कबल भी मुलाकात शेड्यूल थी जो कि हो ना सकी थी। अब ये क्या दोनों कायदीन की जो मुलाकात है इसमें जो रुकावट थे वो परवेज इलाही थे, आपको क्या लगता है? नहीं जी, देखिए मैं समझता हूँ कि इंतखाबात से पहले एक फितरी अमल है लोगों की मुलाकातें होना, उसका एक मखसूस वक्त होता है कि जिस वक्त वो मुलाकातें अमल पजीर होती हैं। ये नहीं हो सकता कि इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो इंतखाबात के ऐलान के फौरी बाद या जो है वो कई महीनों पहले हो जाए। इंतखाबी इत्तेहाद ज़मीनी सूरत हाल को देखते हुए, सर्वेज नताइज की बुनियाद पर और भी बहुत सारे अवामिल शामिल होते हैं कि आपका कौन सा कैंडिडेट किस इलाके के अंदर मजबूत है और किस इलाके के कैंडिडेट को कुर्बान किया जा सकता है अपनी दीगर साथी सियासी जमात के लिए। तो इंतखाबी इत्तेहाद की एक खास जो है वो वक्त होता है, खास नोयत होती है, उसी वक्त जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद बना करते हैं। देखें जी, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान जो तवील रफाकत थी वो खत्म होने के बाद चौधरी शुजात को भी जो है वो कांधा जो है वो दरकार था, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो एक हिकमत अमली के तहत और किसी यकीन दहानी के बाद चौधरी शुजात साहब को मनाने में कामयाब हुए थे कि वो तहरीक अदम एतमाद में उनका साथ है। अब जाहिर है कि ये वक्त लौटाने का है, उन तमाम वादों को पूरा करने का है जो अदम एतमाद के वक्त हुए। और अगर फितरी तौर पर देखा जाए
तो चौधरी शुजात हुसैन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को के माजी में बहुत सी तलखियां हुई, लेकिन इससे ज्यादा तलखियां तो शायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान भी थी कि दोनों एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने का सबब बनते रहे। लेकिन बाद में हमने देखा कि मिसाके जमहूरियत हुआ और तमाम पार्टियां आपस में बैठी। तो अगर इसको आप ये कहें कि जी माजी की तलखियों की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता या माजी की तलखियां जो है वो किसी को रोकने का सबब बन सकती हैं, तो ये सियासत तो नाम ही इम्कानात का है और सियासत में तो इम्कान रोज बदलते हैं। कौन सोच सकता था कि इस तरीके से जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर किसी तीसरी जमात का रास्ता रोकेंगे। तो ये सारे इम्कानात मौजूद होते हैं और इस इम्कान में जो फितरी हलीफ है वही पहले मिलते हैं और उसके बाद फिर जो मुखालिफ पार्टी हैं उनके साथ बातचीत की जाती है या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाता है। तो ये दोनों पार्टियां माजी में भी बहुत तवील अरसे तक साथ चलती रही। इनका साथ चलना इनके अपने वोटर के लिए, देखिए पाकिस्तान में वोट हमेशा मुस्लिम लीग और मुखालिफ मुस्लिम लीग, ठीक है, वोट हमेशा मुस्लिम लीग नून का ही होगा। बहुत शुक्रिया फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद, सीनियर एंकर पर्सन के अलावा यशफीन जमाल हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी आपको बताएं कि हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, 18वीं तरमीम के हवाले से फंड जो मिलते हैं सूबे के बाद भी लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम के हवाले से यानी फंड मिल रहा है जब भी काम हो रहा है सर, इस पर जरा नजरसानी करें। नहीं, ये तो जो कराची का हक है या बल्दियात का, मैं कहता हूँ शिकारपुर और लाड़काना की बल्दियात का भी, यानी 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है और एक लोकल बॉडीज होता है, बल्दियाती हुकूमत, और आइन में इसको गवर्नमेंट्स कहा गया है। और इनका उतना ही जिस तरह एनएफसी अवार्ड है इसी तरह पीएफसी अवार्ड होना चाहिए। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत की है इस सूबे पे, हमेशा साथ होते हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले 2 महीने अलग होते हैं। और इन लोगों ने कराची का हक मारा है और इन्होंने पीएफसी अवार्ड नहीं होने दिया। 2008 से एमक्यूएम हुकूमत में थी, 5-6 साल रही पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत में है, लेकिन इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं किया और उसके नतीजे में जो पैसे मिलने चाहिए थे शहर को और शहर की निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए थे और जो इख्तियारात मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। जाहिर सी बात है कि इन्होंने खुद ही पूरी जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की पूरे का फलसफा है, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो रूह है, उसको पामाल किया है बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब की पार्टी ने। और एमक्यूएम उनकी जूनियर पार्टनर बनके, क्योंकि हमेशा उनकी चौखट पे सजदारेज होती रही और हमारा मैंडेट बेचती रही है, जिन्होंने मिलकर कराची का हक और सिंध के शहरी और देही जो भी बल्दियाती इदारे उनका हक मारा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब तक ये बहाल नहीं होगा, मसलन ये है कि इम्पोर्ट के ऊपर जो 1.2% ड्यूटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कराची को कहाँ मिल रही है? तो ये सब मिलकर ही खाते रहे हैं और कराची को कुछ नहीं देते रहे। हम तो उन्हीं वसाइल में जो इस वक्त हमारे पास महदूद इख्तियार और महदूद पैसे हैं, उसमें डेवलपमेंट हमने शुरू कर दी है। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये हम लड़कर सूबाई और कौमी असम्बलियों में लड़कर और हुकूमतों में शामिल होकर जब अपना हक कराची को दिलाएंगे तो कराची को 4 चांद लगेंगे। और ये कराची को 4 चांद नहीं लगेंगे, पाकिस्तान को 4 चांद लगेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। सहनी फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी को 2 माह हो गए हैं। पाकिस्तानियों ने उम्मत मुस्लिमा की खामोशी को हैरान कुन करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीन के लिए मौसर अंदाज में आवाज़ बुलंद नहीं की। सिर्फ इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस से मसला हल नहीं होगा, तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। में मुसलमान हमें मिलकर उनका साथ देना चाहिए और इस्लामी ममालिक को भी एक साथ देना चाहिए। और ये जो गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म बंद होना चाहिए। एहतजाज करें और सड़कों पे आएँ और ताकि अक़वाम मुत्तहिदा तक के प्लेटफॉर्म तक हमारी आवाज़ जाए। दुनिया में जो इस्लामी कम्युनिटी है वो सबसे ताकतवर कम्युनिटी है, लेकिन उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें करना चाहिए, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए हमदर्दी लाजमी है, ठीक है ना। मुसलमानों के लिए सबको स्टैंड होना चाहिए, सबको खड़े होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर डॉलर के अंदर जब जकड़े जा चुके हैं, हर लिहाज से हमारी नाकाबंदी की है, उसके बाद अब हम मस्जिदों में बैठकर दुआएं मांगते हैं। जब एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा।
पाकिस्तान नामा में शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से नई तारीख रकम हो चुकी है। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 64,000 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा और ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 63,917 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसी पर बात करते हमारे साथ नुमाइंदा न्यू हैं काशिफ मुनीर और माहिर मैशत डॉक्टर कैस असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुनीर अपने रिपोर्टर से हम जानते हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा कि कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आई, फिर अचानक से 100 इंडेक्स नीचे कैसे आ गया? देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी रही और आज पूरा दिन ही जो है वो मार्केट ने जो है वो नए रिकॉर्ड बनाए हैं और मार्केट में एक वक्त में तो 100 इंडेक्स जो है वो 1,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है और वो 64,000 की जो नफ्सियाती हद है उसको भी अबूर कर गया और KSE 100 इंडेक्स जो इख्तिताम पर है वो आखिर में बिल्कुल 961 पॉइंट के इजाफे से जो है वो 63,917 पॉइंट पर बंद हुआ है। मार्केट में आज 34 अरब मालियत के 94 करोड़ चीज का कारोबार हुआ। गुज़श्ता रोज 30 अरब मालियत के जो है वो चीज का कारोबार हुआ था। आज 4 अरब रुपए के मालियत का इसमें इजाफा हुआ है। दिसंबर के महीने में अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो है तकरीबन 3,000 से ज्यादा पॉइंट का जो है वो अब तक इजाफा हो चुका है। खासतौर पर ऑयल और गैस सेक्टर जो है उसमें जो है वो जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, तमाम सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमने देखा ये है कि दिसंबर के आगाज से ही मार्केट में जो है वो जबरदस्त तेजी देखी गई है और 1 दिसंबर को तो मार्केट ने 1100 पॉइंट से भी ज्यादा का इजाफा देखा था और आज भी जो है मार्केट ने 1,000 पॉइंट का जंप देखा है। आने वाले दिनों में सबसे अहम जो चीज सामने नजर आ रही है वो शरह सूद के हवाले से जो है अहम फैसला होना है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है। अगर उसके अंदर शरह सूद में कमी होती है तो मार्केट जो है इस बात पर तवक्को कर रही है कि स्टॉक मार्केट में मजीद नए रिकॉर्ड बनेंगे और नए जो है हम भी उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट में मजीद नए रिकॉर्ड बने। हम हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर कैस असलम साथ मौजूद है, माहिर मैशत। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, स्टॉक मार्केट में तेजी है, डॉलर भी मुस्तहकम है, सरमाकारों का एतमाद भी बहाल होने की वजह आपको क्या लगती है क्या है? सरमाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है लेकिन आज एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर गई, 1000 से भी ऊपर चले आ गया लेकिन उसके बाद फिर एकदम से नीचे आ गई, उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा स्पेकुलेटिव सट्टाबाजी है। उसके अंदर इन हाउस ट्रेडिंग भी होती है। तो ये जो बड़े कारोबारी हैं वो ऊपर और नीचे ले जाके अपना पैसा बनाते हैं। मगर दूसरी बात ये भी है कि आपकी इकोनॉमी में भी 1% ग्रोथ आई हुई है। तीसरा ये है कि जब डॉलर का बाहर जाना रोका गया है तो फिर एक मुल्क के अंदर तो वो सरमायाकारी होनी थी और वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही हो रही है। बाकी इंडस्ट्री तो अभी उस लेवल पे चली नहीं है मगर लार्ज स्केल चली है। तो वो जो पैसा जनरेट हुआ है उसने स्टॉक मार्केट में ये सारा तेजी लाए है। पर एट द सेम टाइम मैंने आपसे कहा कि वो एक खास शरह पे जाके वो नीचे इसीलिए आई है कि कुछ लोगों का पैसा बनना था, उन्होंने अब बेचने थे चीजें। तो वो जो आपके रिपोर्टर कह रहे थे, आप देखें गैस और की कीमतें बढ़ रही हैं तो अब गैस और पेट्रोल की सेक्टर में भी इजाफा हुआ है। आपके बैंकिंग सेक्टर में तो प्रॉफिट हर दफा बनता है तो वहाँ भी इजाफा हुआ है। सीमेंट भी क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के दिन है। तो इन कॉन्टेक्स्ट 1% जो इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है जिसका आपको नजर आ रहा है ये सारा स्टॉक मार्केट में जो ऊपर गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम, अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर दी। इसके हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर अहम खबर शामिल कर लेते हैं। कराची में हवाई फायरिंग के वाकयात थम ना सके। रवां साल की अगर बात की जाए तो हवाई फायरिंग से 8 घरों के चिराग गुल हो गए। शहर कायद में अंधी गोली लगने से 255 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। रवां साल हवाई फायरिंग से जाँ भाग होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। कराची पुलिस ने ज़मन में क्या कार्रवाइयाँ की हैं, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। उबैद शाह हमारे साथ है। उबैद शाह, बताइएगा कि कराची पुलिस ने इस ज़मन में क्या कार्रवाइयां की हैं अब तक? जी बिल्कुल, रवा साल हवाई फायरिंग और अंधी गोली लगने के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। यही वजह है कि जनवरी की आमद है, नया साल आना ही वाला है। ऐसे में
कराची पुलिस की जानिब से कुछ अहम इकदाम किए गए हैं, लेकिन वो इकदाम कानूनी शक्ल के साथ साथ आवाम में शऊर बेदार करने के लिए, अवेयरनेस के लिए भी हैं। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर बैनर्स आवेजा किए गए हैं। हवाई फायरिंग करने वालों के हवाले से उनको खबरदार किया गया है कि अगर हवाई फायरिंग करते हुए कोई शख्स पकड़ा गया है तो उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही साथ शादी हॉल के अंदर और बाहर भी पैनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए हैं। कोरंगी पुलिस ने इस हवाले से मुख्तलिफ जो उनके बैंक्वेट्स आते हैं थाना हदूद में, वहाँ पे बैनर्स भी आवेजा कर दिए हैं ताकि हवाई फायरिंग के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। गुज़िश्ता साल ज़्यादातर वाक़यात औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर के इलाकों में पेश आए थे, जहाँ यौम आज़ादी का मौका हो, नए साल की आमद हो या फिर किसी शादी ब्याह में फायरिंग करने के वाक़यात हों। उनमें तमाम तर वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 255 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 5 बच्चे जो हैं वो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। नामालूम सिम से जो गोलियां लगती थी उन वाक़यात में भी इजाफा हुआ है कि छत पर बच्चे मौजूद हों या स्कूल जाते हुए जो बच्चे हैं। कार्रवाई क्या की गई है पुलिस की जानिब से के लिए? देखिए, शादी ब्याह में जो फायरिंग के वाक़यात हैं या 14 अगस्त पर जो फायरिंग के वाक़यात हुए थे उनके 68 मुकदमात दर्ज हुए हैं। ताहम उस हवाले से कोई ख़ास मुकदमात तो दर्ज कर लिए जाते हैं, शक की बुनियाद पर मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन बाद में फ़रीक़ैन और मुद्दई जो है वो आपस में इस मामले को कंपलसेट कर लेते हैं। लेकिन नामालूम सिम से जो गोली लगती है, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब हाई रूफ में अब्दुल गनी सितंबर में जा रहा था, अपने 27 अगस्त को अब्दुल गनी हाई रूफ में मौजूद था और स्कूल की तरफ जा रहा था कि नामालूम सिम से गोली लगी और वो बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इस तरह के जो वाक़यात हैं मुतअद्दिद वाक़यात हैं, लेकिन नामालूम सिम से गोली लगने के एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। यही वजह है कि अगर मुकदमा दर्ज हो जाता तो उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं की जाती। उबैद शाह, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। तो आगे बढ़ते हुए बात करें, बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों का शहरी पर हमला। शेरों ने शहरी को चीर फाड़ कर रख दिया। शेर के पिंजरे से शहरी की लाश निकाली गई। चिड़ियाघर में शहरी की हलाकत से कई सवालात जन्म लेने लगे हैं। शहरी शेर के पिंजरे तक कैसे पहुंचा? चिड़ियाघर के सिक्योरिटी गार्ड्स कहां थे? और क्या शेर के पिंजरे को ताला नहीं लगा हुआ था? इसके अलावा चिड़ियाघर के शेरों तक शहरियों की रसाई इतनी आसान क्यों बना दी गई है? बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नियो के नुमाइंदे वजाहत है बहावलपुर से। वजाहत, इतने सवालात जन्म लेना शुरू हो चुके हैं इस अफसोसनाक हलाकत के बाद से। पहले तो बताइएगा ये वाकया पेश कैसे आया? शेरों ने हमले में हलाक होने वाला वो शख्स था कौन? और जो शहरी था वो पिंजरे के अंदर तक कैसे पहुंचा? हाँ जी, बिल्कुल था। यह अफसोसनाक वाक़या बहावलपुर के चिड़ियाघर में पेश आया, जहाँ पर एक नामालूम शख्स जो रात की तारीकी में तकरीबन बताया जाता है वहाँ पे शेर के पिंजरों में दाखिल हो गया। 4 शेरों ने उसे दबोच लिया, उसके बाद उसके चीर फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और सुबह तकरीबन 12 बजे के करीब जब चिड़ियाघर का अमला वहाँ पर मौके पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक टाइगर था, उसके मुंह में जो शख्स हलाक होने वाला उसकी जूती मुंह में थी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो शहरी जाम भाग हो चुका था, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। इसके बाद जो चिड़ियाघर के इंतजामिया है उन्होंने भी मौकफ देने से अभी तक इनकार कर दिया और सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ भी मौके पर पहुंच गए। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक्शन लिया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतने अहम जगह पर सिक्योरिटी का न होना इंतहाई अफसोसनाक है और सिक्योरिटी के अमल को इस तरह से अफसोसनाक बनाना बहुत अफसोसनाक है। जी जी, अच्छा, ये भी बताइएगा वजाहत कि क्या ये जो हुकाम थे इनको बाद में पता चला, जो वहां की इंतजामिया थी क्या उनको भी बाद में पता चला? जो उन्होंने बाद में आके देखा शहरी किस वक्त अंदर गया, उसकी कोई फुटेज कुछ भी नहीं था? क्या किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था? जी, जब मेरी चिड़ियाघर इंतजामिया से बात थी तो उनका कहना था कि यहाँ पर चिड़ियाघर के जो करीब है जहाँ शेर का पिंजरा है वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई कैमरा नहीं लगा था, बल्कि चिड़ियाघर के जो मेन गेट था वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। लेकिन जब सुबह वहाँ पर पहुंचे तो मुलाजमीन तो वहाँ पर एक शहरी था जिसकी लाश वहाँ पर मौजूद थी, जिसको शेर ने चीर फाड़ कर रख दिया था। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल सकता कि शहरी कौन है। लेकिन तहकीकाती इदारे तहकीकात करें, तहकीकात होने के बाद मजीद सूरत हाल सामने आ सकेगी। डिप्टी कमिश्नर जो जहीर अनवर जपा है वो मौका पर पहुंचे। तो वजाहत, बहुत शुक्रिया, मैं तफसील अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमें अपडेट किया। नेपालपुर मदीना चौक में मोबाइल शॉप पर चोरी की बड़ी वारदात हो गई। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन चोरी कर लिए हैं। आपको बताएं, नेपालपुर मदीना चौक पे मोबाइल शॉप पर चोरी की बड़ी वारदात हुई और चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन चोरी कर लिए हैं। रुक करते सरगोदा का, जहां पर पुलिस अफसर बनने की ख्वाहिशमंद लड़की को एक दिन के लिए एजाजी तौर पर पुलिस
तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का इंचार्ज और बाद में एक दिन के लिए SHO भी मुकर्रर कर दिया गया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की एक दिन के लिए एहसासी इंचार्ज अनीका ने अपनी ड्यूटी के दौरान न सिर्फ एक लेडी कांस्टेबल को 2 दिन की रुख्सत दिलवाई बल्कि दफ्तरी उमूर देखने के साथ साथ DPO सरगोदा फैसल कामरान से मुलाकात भी की और अनीका ने DPO से एक दिन के लिए SHO बनने की ख्वाहिश का इज़हार किया। DPO ने इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक। एलन मस्क के एक्स को मालियाती धचके का सामना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स ने डाउनलोड के मामले में एक्स को पीछे छोड़ दिया। सितंबर से अब तक एक्स को 2 करोड़ जबकि थ्रेड्स को 4 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। थ्रेड्स ने डाउनलोड की तादाद में एक्स को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। नवंबर के आगाज में रोजाना 3.5 लाख बार इस ऐप को डाउनलोड किया जा रहा था, मगर 23 नवंबर को ये तादाद 6,20,000 तक पहुंच गई। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।